हेलो एंड वेलकम बैक टू दिलकश द डॉग। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। रिश्ता बनता है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन इन कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस को सॉल्व करना ही एक मजबूत रिश्ता बनाता है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दाहीन डीन। तो आयन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दाहीन। वालेकुम अस्सलाम। तो एज ए सेड दाहीन, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत से तरह के होते हैं और इनको हल करना भी शायद उतना ही ज़रूरी होता है, लेकिन हम लोग शायद अपने रिलेशनशिप में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करने के बजाय इनसे भागते हैं। तो एक तो मुझे प्लीज़ पहले ये बताएं कि हमें इनसे भागना ही चाहिए या हमें इनको फेस करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? नूर, आपको कॉन्फ्लिक्ट हमेशा उस इंसान के साथ होगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आपकी स्टेक्स हैं। तो आप खुद सोचो ना कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट से भाग रहे हो तो आप पाइल अप करते जा रहे हो डिफ़िकल्टीज़ को, और एक दूसरा आप उस इंसान को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, ना अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो कॉन्फ्लिक्ट से भागना नहीं चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को फेस करना चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए। एक्चुअली एक रिलेशनशिप में बड़ी नेचुरल सी बात है कि दो लोग फ़र्क हैं तो डिफरेंसेस आएंगे। कोई डिफरेंसेस आप आराम से रिजॉल्व कर लेते हो, कोई डिफरेंसेस डिसएग्रीमेंट्स में की शक्ल पकड़ लेते हैं। बट अगर आप एक कॉन्फ्लिक्ट के साथ रहते हो तो आपको बेहतर समझ आती है कि आपके पार्टनर की क्या ज़रूरत है। उसके साथ डीपर कनेक्शन बनने की पॉसिबिलिटी आती है, उन कॉन्वर्सेशंस की पॉसिबिलिटी आती है जो एक्चुअली मुश्किल होते हैं बट लेटर ऑन रिलेशनशिप्स को मजबूत करते हैं। अच्छा, जिस तरह कॉन्फ्लिक्ट के नाम से अक्सर इस तरह भी होता है कि लोग डर जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को बुरा समझते हैं शायद, और कहते हैं कि अगर एक रिश्ते में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो बहुत ख़राब रिश्ता है। तो कॉन्फ्लिक्ट की अहमियत क्या है एक रिश्ते में? वेरी गुड क्वेश्चन। कॉन्फ्लिक्ट की बहुत अहमियत है। आप खुद सोचो ना, एक कॉन्फ्लिक्ट ना हो और रिलेशनशिप बस एक दूसरे के साथ बहुत प्यारा रिलेशनशिप, कितना बोरिंग हो जाएगा। थोड़ी सी लड़ाई होनी चाहिए, मगर आप कैसे लड़ते हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और जब आप क्यों लड़ोगे, मतलब आप किसी से कॉन्फ्लिक्ट में क्यों जाओगे? क्योंकि प्रॉबेबली आप जो चाहते हो वो समझा नहीं जा रहा। आपको फील हो रहा है कि यू आर बीइंग अनसीन और अनहर्ड। आपकी केयर नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है, जो आप चाह रहे हो बात समझाना वो बात समझी नहीं जा रही। तो कोई ना कोई कमी आपको फील हो रही है। वो हो सकता है कमी आप में ही हो, और वो या हो सकता है कमी रिलेशनशिप में है। मगर कॉन्फ्लिक्ट एक चीज़ की इंडिकेशन है कि कहीं पे काम करने की ज़रूरत है, कोई चीज़ शिफ्ट होने की ज़रूरत है। तो जब आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए काम करते हो ना, तो आप एक्चुअली अपने रिलेशनशिप को एक ग्रोथ स्पर्ट दे रहे हो। बिकॉज इफ़ यू कैन एक्चुअली रिजॉल्व इट, even if you don't resolve it, if you can understand what the person is saying, you'll get to know something about your spouse. आपको पता चलेगा कि आपकी बीवी या आपका मियाँ या आपकी सास या आपके ससुर आपसे क्या चाहते हैं या उनकी क्या ख्वाहिश है, और आप अपनी बात भी समझा सकोगे। अगेन, कॉन्फ्लिक्ट कैसे कंडक्ट होते हैं, दैट इज़ अ गेम चेंजर। तो आपने कहा ना कि रिलेशनशिप, अब एक आम इंसान के लिए ये होगा कि अच्छा मुश्किलें नहीं हैं, लड़ाइयाँ नहीं हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, सब बड़ा अच्छा जा रहा है, तो ये बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप है। लेकिन वो मुझे इससे न्यूज़ याद आ गई कि दिस वुमन वेंट ऑन एंड फाइल फॉर डिवोर्स, के उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, बर्तन भी धो देता है, कपड़े भी धो देता है, वो खुश रखता है, सारा कुछ करता है, खुश एज इन मतलब सारे काम कर देता है, और कभी उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई, किसी बात पे वो तंग नहीं करता है। एंड शी वाज लाइक, अच्छा मैं डिवोर्स के लिए जा रही हूँ। तो एक तीसरा बंदा समझेगा कि ये क्या बेवकूफ़ इंसान है, पर शायद उस रिश्ते में उसको वो जो टाइम, जैसा अगर ये चीज़ें वो साथ में कर रहे हो, बिल्कुल, तो उनको एक दूसरे की स्पेस में सेफ फीलिंग आए या उनको अटैचमेंट एक दूसरे से फील हो। लेकिन जब अगर दोनों अपने काम अपने अपने हिसाब से करी जा रहे हैं जैसे वो पहले रह रहे थे, तो शायद उनको कोई डिफरेंस नहीं। देखो, अगर कॉन्फ्लिक्ट में आप वो ये एग्जांपल ले लो, अगर वो सब कुछ उसकी ख्वाहिश पूरी करता जा रहा है, वो बोलती जा रही है, करता जा रहा है, तो उसको तो मियाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या मियाँ को खुद भी पता है कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? तो कहीं तो ग्रोथ हैम्पर हो रही है ना, और बीवी उसको पिक कर रही है। बीवी की फ्रस्ट्रेशन एक्चुअली क्या है कि मियाँ ग्रो नहीं कर रहा, मियाँ ने ब्लाइंडर्स लगाए हुए हैं और जो उसको आवाज़ आती है वो करता जाता है। तो समवेयर एक्चुअली बीवी की साइकी ये बात पिक करती है कि मियाँ को बदलने की ज़रूरत है, बट
चूँकि जो भी उसका फैमिली ऑफ ओरिजिन और उसका रिलेशनशिप है कंप्लायंस के साथ, बात मानने का, अथॉरिटी के साथ, जैसे भी वो बिहेव कर रहा है वो उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, बट इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल। जैसे आपने कहा हमारे कल्चर में तो ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, मगर नहीं, ये अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, इसमें मियाँ की ग्रोथ नहीं है, ना उसकी ज़रूरत पता चल रही है, ना उसकी ख्वाहिश को पता चल रहा है, ना उसमें कोई चेंज आ रहा है। आई थिंक उनके रिलेशनशिप की ऑल टुगेदर ग्रोथ नहीं है। मतलब उसमें जब उनको पता ही नहीं कि अच्छा लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, या अगर लेट्स से अ गर्ल वेयर सर्टन टाइप ऑफ क्लोथ्स और वो अपनी मर्जी करती जा रही है, उसका हस्बैंड उसको ये नहीं बता रहा कि अच्छा मुझे ये नहीं पसंद है, ये पसंद है, या तुम ये पहनो मुझे ये पसंद है वाला, तो उसमें देयर इज़ नो रूम फॉर इट। तो इस डिस्कशन का रूम ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में। तो कॉन्फ्लिक्ट्स अच्छी चीज़ है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक रिश्ते में वहीं पे होती है कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे अटैचमेंट या सम सॉर्ट ऑफ एक बॉन्ड होता है। लेकिन रीज़न्स क्या होती हैं हमारे माशरे में? बहुत सारी ऐसी चीज़ें आजकल जो हालात हैं, वैसे भी अगर आप देखें इकनॉमिकली या और सारी चीज़ें सोसाइटी, तो इनके क्या बेसिस बनती हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स की एक रिश्ते में जो कि उसको पोटेंशली हार्म भी कर सकती हैं? वैसे तो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स का सुनोगे ना, तो मियाँ बीवी या सास इन लॉज में आप सुनोगे छोटी छोटी बातों का कॉन्फ्लिक्ट। उसने मुझसे पूछा नहीं, खाना बना तो उसने मुझे बुलाया नहीं, मैंने इतनी दफ़ा मना किया कि तौलिया यहाँ ना रखो, जूते वहाँ ना रखो। तो छोटी छोटी इख्तलाफात पे ना कई दफ़ा कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाते हैं। कई दफ़ा बड़ी चीज़ों पे कॉन्फ्लिक्ट बन जाते हैं कि इकोनॉमिक डिसीजंस पे, शेयरिंग स्पेस पे। मगर ये जितनी भी कहानियाँ हैं ना, उनके नीचे जो रनिंग थीम होती है ना, वो यूजुअली ये होता है कि जो इंसान कॉन्फ्लिक्ट लेके आ रहा है, जो फील कर रहा है, वो एक्चुअली फील कर रहा होता है कि उनकी जगह नहीं है सिस्टम में कहीं। चाहे वो कपल का सिस्टम है, चाहे वो फैमिली का सिस्टम है, उनकी जगह नहीं है। तो इन छोटी छोटी बड़ी बड़ी कहानियों में जो अंडरलाइंग रनिंग थीम है ना, वो फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग वैल्यूड है। जब आप फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग वैल्यूड पर होते हो ना, या आपको लगता है कि आप प्रायोरिटी नहीं हो, आपको रिकग्निशन नहीं मिल रही आपकी बात की, आपको केयर नहीं मिल रही, या आपसे पावर ली जा रही है, आपसे कंट्रोल लिया जा रहा है, तो ये सारी जितनी डिफरेंट सिचुएशंस है ना, ये एक कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। सो आपको इस तरह अगर आप रीज़न लिस्ट करना शुरू करो, तो वो स्पेस का आएगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का आएगा, डिसीजन मेकिंग के आएंगे, फ्यूचर प्लानिंग होंगे, फ्यूचर प्लानिंग। हाँ, बट एक्चुअली इसके आपको अंडरनीथ अगर लेयर देखें ना, कि ये कहानी सिचुएशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों बन गई। ठीक है, डिफरेंस था, मगर कॉन्फ्लिक्ट क्यों बन गया? क्योंकि किसी एक की बात को ना सुना जा रहा है, ना समझा जा रहा है। सो देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वो सिचुएशन को हैंडल करें, मगर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस फीलिंग को भी देखें जो इंसान कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहा है, वो क्या फील कर रहा है। कि डू दे फील दैट दे आर बीइंग हर्ड, डू दे फील, कई दफ़ा फैमिलीज़ में पावर के ऊपर बहुत होता है, नाइम, आपने जो बात की पावर वाली भी, आई वाज रीडिंग दिस पोस्ट समवेयर, उसमें फैमिली का रूल था कि घर पे जैसे खाना बनता है पहले फादर इन लॉ डालेंगे, वो फिर मदर इन लॉ को देंगे, और फिर उनसे पहले कोई और नहीं ले सकता। तो दिस बहू, उसने बेचारी ने किसी एक दिन कहा कि मुझे भूख ज़्यादा, मैं पहले डाल लूँ, तो सारे लोग उसको पढ़ गए कि और चीज़ लाइक कि मैंने जो कोई गुनाह तो नहीं कर दिया कि अगर उनसे पहले कोई और खा लेगा। तो ये भी एक तरह का, इसको हम हिडन कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं कि शी कुडंट एक्सप्रेस इट देयर वहाँ पे। सो एक और यहाँ पे चीज़ आई गेस जो बात करने वाली है कि एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो आप सामने आपने बोल दिए कि मुझे इससे मसला है, मुझे इससे मसला है, लेकिन हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स जिनका आपको समझ नहीं आ रही होती है, और हाउ डू यू पॉइंट आउट कि अच्छा ये कोई मसला है या कोई कॉन्फ्लिक्ट है दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड? नो, कॉन्फ्लिक्ट एड्रेस करने के लिए ओपननेस होनी चाहिए ना लोगों में। तो अगर एक तो वैसे हिडन ओपननेस होनी चाहिए। अगर आप लेके भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हो और कोई कह रहे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट एड्रेस नहीं होगा, बल्कि वो ब्रू करता रहेगा और वो फिर कोई बड़ी चीज़ में नज़र आएगा कि इवेंचुअली अगर बहू लेके आ रही है या सास लेके आ रही है या बेटा लेके आ रहा है
और दूसरा बंदा नहीं एड्रेस कर रहा, तो जो लेके आ रहा है उसकी फ्रस्ट्रेशन इतनी पाइल अप हो जाती है कि फिर वो डिप्रेशन, एंजाइटी, आउटबर्स्ट, गुस्सा, उन सब में चीज़ों में निकलता है। और ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे की तरफ आपका कॉन्फ्लिक्ट है उसी की तरफ निकले, कई दफ़ा बच्चों की तरफ निकलता है। आप जिस तरह कई दफ़ा जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर माँ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो और वो एड्रेस नहीं कर पा रही क्योंकि एक बैरियर बना हुआ है, तो वो बहुत दफ़ा बच्चों पे निकलती है चीज़। बिल्कुल, लेकिन अब दहीम वही बात है, वापस उसी बात पे हम बार बार आ रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट तो वो नेचुरल है, लेकिन हाउ टू नेविगेट थ्रू इट एज अ कपल एंड हाउ टू नेविगेट इट थ्रू व्हेन यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। सो पहले तो इस चीज़ की ना आई थिंक कपल्स में ये बहुत कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए कि लड़ाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे कल्चरली ना इस चीज़ को बहुत लुक डाउन किया जाता है कि वो कपल लड़ रहा है, वो ये तो बहुत बड़ी बात है। सो वन डेफिनेटली दैट एक कल्चरली ना इस चीज़ को एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि कुदरती चीज़ है। दूसरा, हाउ टू नेविगेट इज़, देखो किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं, नेम कॉलिंग कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, बेइज्जतियाँ कर रहे हैं, चाहे जितना भी इख्तलाफ हो। अगर आप मियाँ या बीवी अपने पार्टनर को बुरा भला कहेगा तो वो अपने आप को डिफेंड ही करेगा, और जब वो डिफेंड करेगा तो जो एक्चुअली हर्ट और डिसअपॉइंटमेंट दूसरा स्पाउस फील कर रहा है उस तक तो बात कभी पहुँचेगी नहीं। वो तो सिर्फ फिंगर पॉइंटिंग और ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी। एक अटैक करेगा, एक ब्लेम करेगा, एक अटैक करेगा, ब्लेम करेगा, फिर डिफेंड, जस्टिफिकेशन, आप उसी साइकिल में फंस जाओगे। तो ये बात आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि इफ़ यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, बी रिस्पेक्टफुल इन ब्रिंगिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट टू द टेबल। डोंट स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, डोंट स्टार्ट ब्लेमिंग कि तुम तो मेरे लिए कुछ करते नहीं हो, इतनी दफ़ा मैंने तुम्हें कहा है, तुम्हें ये समझ नहीं आती है, मेरी तो यहाँ पे ज़िंदगी इस तरह से है, मेरी ज़िंदगी उस तरह से। एक्चुअली इन सब कंप्लेंट्स के नीचे आप हर्ट फील कर रहे हो ना। एक और भी मसला मेरे ख्याल से हमारे इन कॉन्फ्लिक्ट्स में ये भी आएगा कि यू आर्ग्यू जस्ट टू प्रूव योर पॉइंट, यू डोंट आर्ग्यू, मतलब आप मसला हल करने के लिए नहीं लड़ रहे, आप सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए लड़ रहे, आप सुन नहीं रहे। सो आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में बीइंग अ गुड लिसनर, yes, that's exactly what I said ना कि how you fight is very important। तो पहले you cannot blame and finger point and जलील कर दिया अगले बंदे को कि गिला कर के and then obviously the other person is going to defend। वो listener नहीं रहेगा। स्पीकर को स्पीकर बनने की ज़रूरत है, गुड स्पीकर, and then there is a good listener ना। बिल्कुल। If the good speaker is actually like a bully, then the listener is going to defend itself। सो श्योर वी नीड अ गुड लिसनर, बट अगर आप अपना गिला लेके आ रहे हो तो पहले आप खुद सोचो कि मैं किस चीज़ को रिएक्ट कर रही हूँ या मैं किस चीज़ को रिएक्ट कर रहा हूँ। मुझे ये बुरा लग रहा है कि मैंने इतनी दफ़ा कहा है ये चीज़ मगर रिपीटेडली वही हो रही है, तो उसके अंडरनीथ फीलिंग क्या है? प्रॉबेबली उसके अंडरनीथ फीलिंग ये है कि मेरी बात की वैल्यू नहीं है, ठीक। उसके प्रॉबेबली नीचे फीलिंग ये है कि मेरी जो भी मैं बात कहती हूँ या जो मैं चाहती हूँ उसकी कोई रिकग्निशन नहीं है, मेरी ख्वाहिश या मेरी ज़रूरत की रिकग्निशन नहीं है। मोस्टली जो होते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट्स आर इमोशनल डिमांड्स ना, जो कपल कर रहा होता है एक दूसरे के ऊपर कि ओ मैं ये कहूँगी तो मेरी बात सुनी जाएगी, तो इट्स अ वे ऑफ लाइक नोइंग कि ओ द पर्सन लव्स मी एंड दे लाइक मी एंड दे केयर फॉर मी। आई मीन कि कहानी एक्चुअली ये है, बट वो डिलीवर ऐसे नहीं होती। सो हाउ यू डिलीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सो फर्स्ट बिफोर ब्रिंगिंग दैट complaint, ask yourself what is it that you're actually looking for। Are you looking to be, you feel that I feel, और हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, दूसरे को ब्लेम ना करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कि आई फील दिस वे जब ये होता है एंड दिस इज़ व्हाट आई वुड वांट। इसमें ये नहीं हुआ कि यू डू दिस एंड यू मेक मी फील दिस। कोई किसी को फील नहीं करा सकता। एक और बात ये दूसरी ये है कि कोई किसी को फील नहीं करा सकता, आप खुद फील करते हो, तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सुन रहा होता है ना उसकी लिसनिंग एबिलिटी बेहतर हो जाती है क्योंकि वो अंडर अटैक नहीं होता। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि आप इसी तरह कम्युनिकेट करते हो और उसकी रिसेप्शन स्मूथली नहीं जा रही, तो टाइम ऑफ ले लो, टेक टाइम ऑफ।
कई मुश्किल कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जिस तरह जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हो तो स्पेस का बहुत दफ़ा लोगों को किचन रनिंग का बहुत दफ़ा मुश्किल होती है, पूछ काछ के कौन कब आया किधर गया। तो ये कॉन्वर्सेशंस कई दफ़ा मियाँ बीवी में स्पेशली इनिशियली जब शादी होती है तो ये मुश्किल होती हैं कॉन्वर्सेशंस करना। तो टेक टाइम ऑफ। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बात नहीं समझी जा रही तो कह दें कि मुझे लग रहा है कि इस वक्त मुझे लग रहा है कि मैं बात नहीं सही तरीके से कर पा रही हूँ और मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आई वांट टू टेक टाइम ऑफ, बट व्हेन यू टेक टाइम ऑफ कम बैक, टेल द पर्सन मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ रहा है और हम बात नहीं कर पा रहे, तो मैं चाहूँगी कि हम इस कॉन्वर्सेशन को अभी कंक्लूड कर दें, फिर बात करें। अगेन इफ़ यू टेकिंग टाइम ऑफ कम बैक टू इट, सो हाउ यू से इट, when you listen, what are you listening to, और फिर किस चीज़ को रिएक्ट कर रहे हो। टाइम ऑफ लेना डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस में, और अगर बदतमीज़ी कर ही दी है और एहसास हो गया है तो फिर अपोलोजाइज़ करना। इट इज़ नॉट कि कॉन्फ्लिक्ट करना नहीं है, इट इज़ वन हाउ यू डू इट, एंड सेकेंड इफ़ इट गेट्स आउट ऑफ हैंड उसको रिपेयर कैसे करना है, तो दीज थिंग्स कैन रियली हेल्प अ कपल get through any conversation which is turned into a disagreement. पर ये टाइम ये तो कपल में हो गया ना कि कपल में शायद इतनी स्पेस और इतनी अंडरस्टैंडिंग होती कुछ हद तक होती है कि वो ये सारी चीज़ें ओपनली कह सकते हैं। बट व्हेन यू लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली और अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ किसी से भी है जॉइंट फैमिली में, तो आप उनको काफ़ी सारी वजूहत की वजह से कुछ चीज़ें नहीं कह सकते। जैसे आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं कहेंगे, अगर आपको पता है कि ये ऐसी चीज़ है जो मैं कहूँगी तो मेस क्रिएट हो जाएगा या वो समझी नहीं जाएगी या मैं समझा नहीं पाऊँगी। तो जॉइंट फैमिली में उसको फिर उस चीज़ को साथ कैसे लेकर चले। इसीलिए तो कहते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी एक घर के अंदर घर होना चाहिए हर किसी का, तो जब आपके अपने घर की डोमेन है तो आपको ऑटोनॉमी है, आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं, कोई आपके फैसलों को इंटरप्ट नहीं कर रहा, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम होंगे। इफ़ यू माइंड योर बिजनेस, आई माइंड माई बिजनेस, वी कम टुगेदर फॉर सम मोमेंट्स, देन कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। तो जॉइंट फैमिली इवन इन दोस सम मोमेंट्स आपको पता है कि कहीं ना कहीं देयर इज़ दिस वैक्यूम, एंड उसमें वो वैक्यूम इसलिए है कि कोई बात है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है। किचन ले लें आप कि अगर एक किचन है जिसको पूरा घर इस्तेमाल कर रहा है और टाइमिंग्स नहीं मैच होती सबकी, और किसी टाइम अगर इफ़ द बहू इज़ वर्किंग या कुछ और वो अपने टाइम पे आ रही है और उस टाइम गैस चली जाती है, तो वो अगर आई है और उसके पास सिर्फ आधा घंटा है और गैस चली जाती है, तो उस आधे घंटे में कोई उसके लिए किचन भी फ्री नहीं करता कि अच्छा तुम कर लो, हम कर लेंगे बाद में, हम तो इधर ही थे। अब उसके हिसाब से टाइम कोई मैनेज ना करे, एंड शी गोज़ टू बेड हंग्री, तो वो उसके बिल्ड होता रहेगा। एक दिन देखेगी, 2 दिन देखेगी, 3 दिन देखेगी, उसके बाद इट पाइल अप वाली बात होगी। और वो बात वो अगर कहती है तो नोबडी इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड। वो कैसे कहेगी वो बात? एग्जैक्टली एक तो वो कैसे कहेगी, और वो कहेगी तो वो समझेगा कौन। मगर वो कैसे कहेगी बहुत बड़ा सवाल है एक्चुअली। इसमें वही बात है ना कि अपनी ज़ात की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब आपकी जितनी है आपकी ज़रूरियात अगर आप ना पहचानें ना, और अपनी ख्वाहिशात, अपनी वांट्स और नीड्स और डिज़ायर्स को अगर आप नहीं पहचानेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो वो नेगेटिव तरीके से ही निकलेगी, एज़ इफ़ कि आप नहीं पूरा कर रहे। सो इसी एग्ज़ाम्पल को ले लो कि किचन ऑक्यूपाइड होता है जब वो आती है एंड शी बेयरली हैज़ लाइक हाफ एन आवर, तो शी कैन एक्चुअली एड्रेस दिस विद द मदर इन लॉ बाय नॉट सेइंग कि कोई मेरी कदर नहीं करता, किसी को परवाह नहीं कि मैं काम से 8 घंटे की ड्यूटी दे के आ रही हूँ और खाना नहीं मेरे लिए कोई बचता। मतलब एक ये तरीका कहने का, और एक तरीका है कि मैं चाहूँगी कि अगर स्पेस बन जाए या खाना मेरे लिए रख लें, आप देख लिया करें, मुझे उस वक्त भूख लगी होती है, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा होता है। एक बात करने का तरीका है ना, तो उससे अगेन नॉट नेसेसरली कि वो सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी, पर एक थॉट आ जाएगी कि ये मसला है। नॉट ओनली इवन, हाँ एक तो थॉट भी आ जाएगी। दूसरा
डिफरेंस हाईलाइट हो जाएगा, बदतमीज़ी नहीं होगी, सुनने की लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हो सकता है वो चीज़ उस वक्त सॉल्व ना हो, यू नो। एंड देन अगेन जैसे मैंने कहा, टाइम देना डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन को। ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त वो बात सॉल्व होनी है। अगर मदर इन लॉ ने बात को रिसीव नहीं किया, कोई शक्ल बना दी या कुछ कर दिया, आपको अच्छा नहीं लगा क्योंकि आपने बात की अच्छे से, आपने ब्लेम नहीं किया, क्रिटिसाइज़ नहीं किया, गिला नहीं किया, रुक जाए, देख लें कि वो बात रिसीव नहीं हो रही, मगर उसके लिए ठहराव अपनी ज़ात में आना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप व्हेन यू स्टे इन जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये नेविगेट करना, थोड़ा सा ठहराव तबीयत में लाना, अपनी ज़रूरियात को पहचानना, ये सोचना कि अगला बंदा जान के आपको तकलीफ़ दे रहा है, इन नेगेटिव थॉट्स को अमल करने से पहले इनको होल्ड ऑफ करें और फिर सोचें कि मैंने अपनी बात कैसे बयान करनी है। आई थिंक ये नेगेटिव थॉट्स इन दी एंड आप ही को वापस तकलीफ, मतलब आप ही के लिए वो हार्मफुल है कि आपकी वो एक चीज़ बिल्ड होती रहेगी और आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे उसके ऊपर, और आप अपनी हेल्थ, मेंटल इमोशनल हेल्थ को ख़राब करते रहेंगे। तो दहीम हमने बात कर ली कि कपल का कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है, उससे कैसे डील करना है, उस पर उसका इफेक्ट क्या होता है जॉइंट फैमिली में। लेकिन जॉइंट फैमिली में हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ मियाँ बीवी नहीं रह रहे होते, फैमिली में उनके बच्चे भी रह रहे होते हैं, और शायद और जो कपल्स वहाँ रह रहे हैं उनके बच्चे भी रह रहे होते हैं। तो हाउ डज़ दैट अफेक्ट द किड्स, और हम इन बच्चों को उससे कैसे बचा सकते हैं? बचाने से मतलब उनको आप बचा नहीं सकते, मतलब आप उनको फीलिंग्स नहीं इंसुलेट कर सकते। बचा आप इस तरह सकते हो कि आप बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व ना करो। अगर बड़ों का कॉन्फ्लिक्ट है तो उस बड़े का बच्चे के साथ जो भी रिलेशनशिप है, अगर पुप्पी, चाची, दादी, मामी, जो भी रिलेशनशिप है, वो आप रिलेशनशिप अपना बच्चे के साथ कायम रखो अगर आपका किसी भी बड़े के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। मगर बच्चे फीलिंग्स तो पिकअप करते हैं, घर की जो भी टेंशन होती है उसको पिकअप करते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो मतलब कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा है और फिर उसको रिज़ॉल्व कैसे हुआ, उसका रिपेयर कैसे हुआ। अगर चीज़ें अनरिजॉल्व रहती हैं तो बच्चे भी गेट अफेक्टेड, दे इमोशनली गेट अफेक्टेड। और फिर चूँकि अगेन हमारे कल्चर में बच्चों को इतनी जगह ही नहीं दी जाती कि वो अपनी परेशानी या अपने ओपिनियन या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, तो कई दफ़ा वो बिहेवियर्स में उनके नज़र आना शुरू हो जाते हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो रिग्रेस कर जाते हैं, मतलब काफ़ी छोटे बच्चों की बात करें, 3 साल का बच्चा, 4 साल का, 6 साल का बच्चा, वो रिग्रेस कर जाता है उसका बिहेवियर। टीनेजर्स जो हैं वो कई दफ़ा एक्ट आउट करते हैं। तो आप उस तरह बच्चों को इंसुलेट उनकी कर नहीं सकते हो, दे एक्सपीरियंस। और ये ज़रूर है कि अगर बच्चा आपसे आके बात कर रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है और आप क्या फ़ील कर रही हैं या आप क्या फ़ील कर रहे हो, या दादी क्यों इस तरह करती हैं या नानी क्यों इस तरह करती हैं, तो आप बच्चे को शटअप कॉल ना दें, आप उनसे बात करें, उनके लेवल की बात करें, और ये भी उन्हें बताएं कि उनका रिलेशनशिप उस इंसान के साथ इंटैक्ट है। जो भी डिफरेंस है वो आपका और उस फैमिली मेम्बर का है। सो यू ड्रॉ दैट बाउंड्री सो द किड डजंट बिकम पार्ट ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट, एंड द किड अंडरस्टैंड्स दैट इवन देन उस बच्चे के इमोशंस होंगे, जिसकी वजह से व्हाट आई सेड कि हर फैमिली मेम्बर को अपना रिलेशनशिप बच्चों के साथ इंटैक्ट रखना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, आई थिंक बच्चा बीच में वो फील करने लग जाता है कि मैं लटक गया हूँ, कि मेरा रिश्ता तो दोनों से वो भी प्यार करता है और दोनों से भी प्यार करते हैं, बट जस्ट बिकॉज वो उन 2 मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस बच्चे को समझ नहीं आती कि मैंने वैसा ही एक्ट करना है जैसे मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं, या मुझे उधर साइड किसकी लेनी है। सो ये क्लैरिटी पेरेंट्स से आनी चाहिए ना कि आपका बिहेवियर, आपका रिश्ता जो है वो रिस्पेक्ट का ही रहना चाहिए। आप मेरे एलाय नहीं हो। अगर मेरी किसी भी फैमिली मेम्बर से लड़ाई हुई है तो यू आर नॉट पार्ट ऑफ मी। कि बच्चों की लॉयल्टी पेरेंट्स के साथ होगी या जिससे मोहब्बत मिलेगी, उसके साथ लॉयल्टी होगी। तो इन देयर लॉयल्टी दे वुड ग्रेविटेट टूवर्ड्स टेकिंग योर साइड, बट इट्स एज अ adult, it's your responsibility to let them know that no darling, you do what you know as a relationship, जो आप उसमें ही रहो। सही। So Naeem, any advice for families, for couples जिनके शायद कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा और वो इनको बहुत गलत समझते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को, झगड़ों को, लड़ाइयों को, उनके लिए
कोई So एडवाइस? one advice that don't be afraid, आप घबराएं ना कॉन्फ्लिक्ट से। कॉन्फ्लिक्ट वो जगह है जहाँ पे ग्रोथ आती है। बिकॉज क्यों ग्रोथ आती है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप एक दूसरे की बात को समझ सकें। मगर कॉन्फ्लिक्ट में ये बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को कंडक्ट कैसे करते हैं। तो जब आप कंडक्ट करते हैं तो आप अपनी बात करें ब्लेम के बग़ैर, फिंगर पॉइंटिंग के बगैर, और दूसरा बंदा सुने और समझने की कोशिश करे। एंड ऑल्सो ये ना एक्सपेक्ट करें कि हर कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट का बहुत दफ़ा रेजोल्यूशन ये भी होता है कि अगले को आपकी बात समझ आ गई, उसने आपसे एम्पथाइज़ कर लिया, और हो सकता है सिचुएशन फिर भी नहीं बदली, यू नो। बट वो कनेक्शन जब बन जाता है ना, तो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की कम हो जाती है। सही, ठीक है। सो थैंक यू सो मच दाहिम फॉर योर टाइम। जैसा कि आपने सुना कि कॉन्फ्लिक्ट बुरा नहीं होता, लेकिन आप उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील कैसे करते हैं वो तरीका बहुत मैटर करता है। आज के लिए हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।